हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका टाइम टेबल है स्टडी का डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं, आज हम लोग सी-टेट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर की बात कर ली जाए तो हिंदी वो भी पेपर 1 नहीं, पेपर 2 है जो आप देख रहे हैं। हिंदी पेपर 2 के बारे में बात की जाएगी। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन यानी कि जो 5 जनवरी 2022 में जिस प्रकार का सी-टेट में हिंदी पेपर 2 का क्वेश्चन आए हुए थे, वही हूबहू क्वेश्चन हम लोग वही गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लिया जाएगा, व्याख्याएं भी करी जाएंगी, जहाँ पे लेंदी प्रश्न होंगे जहाँ पे व्याख्या करने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है कि हमेशा सी-टेट में सभी जो जितने भी सब्जेक्ट है सब में 30 प्रश्न आते हैं। तो हिंदी के ये टॉप 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं हिंदी का पेपर तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है आपका शुरू हो जाता है गद्यांश से ही। सबसे पहले गद्यांश आ जाता है तो वही गद्यांश देख लेते हैं। आप ये जानते होंगे कि पेपर 1 में एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। ठीक है, एक गद्यांश होता है और दूसरा क्या होता है, पद्यांश होता है। लेकिन पेपर 2 जो है उसमें दोनों ही गद्यांश होते हैं। ठीक है, तो दोनों गद्यांश ही होंगे यहाँ पे, उनकी बातें की जाएंगी। तो अब जानते हैं, जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं गद्यांश को, सबसे पहले हम गद्यांश नहीं पढ़ते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि हमें ये पता चल जाए कि जो प्रश्न है वो किस पैराग्राफ के या गद्यांश के किस एरिया से पूछे जा रहे हैं और क्या मेन थीम पूछे जा रही है। और जिस लाइन को ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिस लाइन से संबंधित प्रश्न है, उस लाइन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हमें टोटल गद्यांश को पढ़ना और उसका अर्थ निकालने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, देखते हैं गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है? तो ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, जब उन्हें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये गद्यांश पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तब ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाते हैं। शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद है, तो ये व्याकरण से संबंधित है, इसे गद्यांश से जोड़ नहीं सकते। अपरिवर्तनीय का विलोम, ये भी व्याकरण है। गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख किया हुआ है? तो गद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गद्यांश के आधार पर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये भी गद्यांश से समझ में आएगा। तो देखिए, पेपर 1 में एक बात ये होती है हिंदी पेपर 1 में कि जो पहला गद्यांश होता है उससे संबंधित 1 से लेकर 9 प्रश्न होते हैं और पद्यांश से संबंधित उसके बाद 10 से लेकर 15 प्रश्न होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हिंदी पेपर 2 में क्या होगा कि दोनों गद्यांश से ही संबंधित होंगे। तो पहला गद्यांश से जो है 1 से लेके 8 तक प्रश्न होंगे और दूसरे गद्यांश से 9 से लेके 15 तक जो है प्रश्न होंगे। उसके बाद पेडागॉजी होगी। तो देखते हैं, हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया पहले गद्यांश से संबंधित, अब गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है कि ऐसे निर्देश दिया होगा, उसके पहले भी दिया जाएगा पेपर में, एग्जाम में, कि ये जो गद्यांश है इससे संबंधित कहाँ तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यानी कि छोटी छोटी जो पोषण यानी कि हरी सब्जियां और चीज़ें हम नहीं खाते हैं, खनिज पदार्थ, उससे क्या है, कुपोषण की बीमारी अधिक होती जा रही है। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक है। तो कैसे देशों में? प्रश्न पूछा था कि जो है कि कुपोषण कैसे देशों में ज़्यादा अधिक फैल रही है, तो वो विकासशील देशों में। ठीक है, हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है उसमें आयोडीन, आयरन, फ्लोरिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। तो ये पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि गद्यांश के अनुसार किन जो है पोषक तत्वों की बात की गई है, तो यही अगर ऑप्शन में होंगे तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फबारी, नदियों का मार्ग बदलना यानी कि बाढ़ यहाँ पे होगा। ठीक है, बर्फबारी और बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियाँ लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बहा देती हैं, जिससे ऐसे मिट्टी में उगने वाली फसलों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है।
परिणाम स्वरूप मवेशियों और मनुष्य के आहार में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। पहले माना जाता था कि आयोडीन की कमी से केवल घेंघा और बौनापन ही होता है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी कमी से भ्रूण से लेकर शैशवावस्था तक और फिर वयस्क होने तक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं होती हैं। यानी कि देखिए, इस प्रकार का भी प्रश्न है कि जो है पोषण से संबंधित किस प्रकार की बीमारियां हैं संबंधित जो सामाजिक समस्याएं भी लाती हैं वयस्क भ्रूण अवस्था में, शैशवावस्था में, मतलब कि ये पूरी तरह से अपने आपके जीवन को क्या है प्रभावित करती हैं। इनमें से अधिक स्थितियां अदृश्य और अपरिवर्तनीय हैं, पर इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका मेन थीम क्या था, मुख्य थीम क्या था, पोषण तत्व के बारे में, और आयोडीन की मात्रा को किस प्रकार से लिया जाए और आयोडीन की मात्रा किस प्रकार से न मिलने पर हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या लाभदायक है आयोडीन लेने से। इस प्रकार की बातें हुई हैं, मेन थीम ये रही है। आगे देखते हैं, गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। सूक्ष्म तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का असंतुलन, पोषक तत्वों की अनुपलब्धता और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में अज्ञानता। तो देखिए, पहले के सही आंसर का जो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पहला। गद्यांश के अनुसार कहा जा रहा है कि मुख्य कारण कुपोषण का क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है। विश्व के प्रत्येक देश में, विश्व के विकसित देशों में, विश्व के विकासशील देशों में। तो मैंने बताया आपको भारत जैसे विकासशील देशों में बात हो रही थी, तो वही बात यहाँ पे है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में दूसरी लाइन में था कि भारत जैसे विकासशील देशों में जो है कुपोषण की बीमारी अत्यधिक है, तो वही बात उसमें है। तीसरा है कि फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है। खेतों की ऊपरी मिट्टी का बह जाना, ये बात भी सही हो सकती है क्योंकि गद्यांश में ये सही था। खेतों की अंदरूनी मिट्टी का जमा होना, ये बात गद्यांश में नहीं कही गई है। फसलों पर आयोडीन का छिड़काव न करना, ये भी गद्यांश में बात नहीं कही गई है। पेड़ पौधों द्वारा आयोडीन का अधिक उपयोग करना, ये भी गद्यांश में नहीं कहा गया है। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये गद्यांश से मिल रहा है और यही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा जा रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव ऑप्शन सही होगा। आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, ये बात सही है। मैंने आपको बताया कि सामाजिक समस्याएं होंगी। शैशवावस्था, वयस्कावस्था और भ्रूण से लेकर वयस्कावस्था तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है आयोडीन की कमी से, यानी कि पोषण की कमी से। वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बहा देती है। नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निगेटिव है, तो निगेटिव सही ऑप्शन सही होगा। पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्य में पाई जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, चौथा ही। पोषक की कमी यानी खनिज पदार्थों की कमी सिर्फ मनुष्य में है और जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, उन्हें पोषण की ज़रूरत नहीं है, तो जरूरी है। यही नेगेटिव है, यही नेगेटिव है। केवल ये भी एक टैग वर्ड है कि केवल जिस वाक्य में आ जाता है वो जो है आपका ऑप्शन वो गलत होगा, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको याद रखें क्योंकि सीटेट में टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपने अच्छे से समझ के चीज़ों को किया है तो आसान है, लेकिन अगर आपने कम समय में तैयारी की है तो खुद टैग वर्ड जो है कुछ आपको याद कर लेने चाहिए। शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद है शैशवा योग अवस्था, शिशु योग अवस्था, शैशव योग अवस्था, शिशुआ योग अवस्था। तो 5 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन शैशव योग अवस्था जो है शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद है। अपरिवर्तनीय का विलोम शब्द है परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। देखिए, अपरिवर्तनीय लिखा है और इसका सही जो विलोम होगा वो हो जाएगा छठा का तीसरा परिवर्तनीय। ठीक है ना, आगे देखते हैं। गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख हुआ है। आयोडीन और प्रोटीन का, जिंक और आयरन का, आयरन और वसा का, वसा और फोलिक एसिड का। तो देखिए, आयोडीन और आयरन, जितने भी ये जिंक है, ये सारे क्या हैं, वसा हैं और इसमें फोलिक एसिड की बात की गई है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वसा में सारे जो है ये मिल जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। गद्यांश के आधार पर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। घेंघा, अंधापन, अवसाद, अस्थमा। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो आपने बहुत बार रटा होगा 9 से ही, वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब देखिए, फिर दूसरा आपका गद्यांश इस तरह से आएगा। तो ये गद्यांश तो बहुत ही छोटे हैं, कुछ गद्यांश जो होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं और बड़े होते हैं, जिनको समझना भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इंग्लिश के पैसेज की आप बात करेंगे पेपर 2 की, तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ा जाए अच्छे से
तो वो आपका कम से कम 10 मिनट ले जाता है, उससे भी अधिक ले जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो उन पर भी चर्चाएँ की जाएंगी। बहुत सी वीडियोज़ अपलोड हैं इंग्लिश पैसेज पे भी, किस प्रकार से उनको हल किया जाए। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। फिलहाल आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या है, दुनिया की प्रकृति कैसी है, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद गद्यांश पढ़ने के बाद ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आविष्कारों का उद्देश्य क्या है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है, क्योंकि 15 तक प्रश्न होंगे। गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है, प्रकृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की जा सकती है, भाषा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ जो 16 है, यहाँ से पैडागॉजी सेशन शुरू होगा। 15 तक आपका गद्यांश से संबंधित होगा। तो पहले अब पढ़ लेते हैं गद्यांश। पहला गद्यांश पढ़ के हमने सारे आंसर दे दिए हैं 8 तक। अब दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है कि संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है, प्रगतिशील है, संपूर्ण विश्व प्रगतिशील है और हमारा जो भारत है वो विकासशील है। तो संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगतिशील होती रहती है, प्रगति होती रहती है। ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार हो गया है जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। ये सही है। यह है कि दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी और हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा बदलना ख़त्म हो जाएगा लेकिन दुनिया बदलती रहेगी। बहुत ही बेस्ट पॉइंट है और प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अपने मन में कन्फ्यूजन एग्ज़ाम के टाइम में न लेके जाइए। जब भी गद्यांश को पढ़िए बहुत ही मन से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आप खुद के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाइए, समझते जाइए, ताकि जब आप क्वेश्चंस को अटेंड करें तो दोबारा आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। इन सब सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके। देखिए सभी सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा था। इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ठीक है। संसार में ये एक प्रश्न था तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। संसार में रहकर अपने जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाइए, परंतु अपने असली स्वरूप को भी पहचानिए। आगे देखते हैं। आपका असली स्वरूप आपसे अलग नहीं है और वह है शांति। वास्तव में जीवन का लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, आनंद और शांति पाना। हम जो करते हैं शांति के लिए करते हैं। जीवन सफल करने की सबसे पहली पीढ़ी है वह सबके हृदय में है। ठीक है। देखिए पहली पीढ़ी क्या है, सबके हृदय में है। हमारा हृदय अंदर से हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने अंदर जो शांति है उसका अनुभव कीजिए। जिस दिन हम अपने हृदय की प्यास को समझना शुरू कर देंगे उस दिन शांति के लिए हमारी खोज शुरू होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। तो ये रहा गद्यांश। पढ़ते हैं अब प्रश्न से संबंधित और ऑप्शंस को भी। दुनिया की प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील, धर्मशील, विकासशील और अपरिवर्तनशील। तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपने देखा विकासशील तो कुछ देश हैं लेकिन परिवर्तनशील प्रत्येक देश है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। आविष्कारों का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शांति और आनंद की अनुभूति कर सके, मनुष्य भौतिक सुविधाओं का लाभ उठा सके, मनुष्य तरह तरह के पुरस्कार प्राप्त कर सके, मनुष्य अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो गद्यांश में जिसकी बात हो रही है वही ऑप्शन आपको चूज करना है। गद्यांश में पहले ऑप्शन की बात की गई है कि आविष्कार इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमें शांति और आनंद की अनुभूति हो। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुओं का निर्माण, शांति और आनंद। तो इसी के बारे में बात हुई है गद्यांश में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है, प्रगति, शांति, विकास और उन्नति। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरा, शांति। ठीक है। अब ये बताइए इन तीनों से वह किस प्रकार भिन्न है, ये क्या है, उन्नति, विकास, प्रगति क्या है और शांति क्या है। ठीक है। संज्ञा विशेषण में अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएंगे आप और सही आंसर बताएंगे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें निरुत्साहित करता है, ये बात नहीं कही गई है। हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता है, ये बात कही गई है। और देख लेते हैं, हमारा अंतर्मन हमें विचलित करता है, नहीं। हमारा अंतर्मन हमें झकझोरता है, नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गद्यांश में इसी बात की बात कही गई है कि हमारा जो मन है, हृदय है, हमें अंतर से प्रेरित करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है,
प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानना, अपने परिवार के सदस्यों को जानना, अपने मित्रों के बारे में जानकारी रखना, स्वयं की पहचान करना। गद्यांश में कहा गया है कि स्वयं के बारे में जानें। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की जा सकती है? इत, इक, क और ता। ठीक है, तो प्रकृति, प्राकृतिक, प्राकृतिक अगर हम तिक इक लगा देते हैं, छोटे ई है तो इक लगा देते हैं तो प्राकृतिक एक नया शब्द बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियाँ हैं। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आगे देखिए, जीवा, जीवा किसी का नाम है, कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? ठीक है, ये पठन होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पठन को क्या कहते हैं? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, द्रुतगामी पठन, गहन पठन। तो उसे बारीकी से पठन कहेंगे। कुछ जानने के लिए वो जब पढ़ेंगी, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो क्या करेंगे कि अच्छे से उसको बहुत ही बारीकी से उसके डीपली पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का तात्पर्य है। अर्थ से नियम की ओर, ठीक है, पहले हम अर्थ को जानें उसके बाद नियम को, यानी कि उदाहरण को समझे उसके बाद नियम को जानें। तो आप जानते हैं कि अगर इसमें इस प्रकार का होता कि निगमनात्मक चिंतन इस प्रकार से होता तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बड़े हैं। देखते हैं, शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। शिक्षार्थियों को सर्वप्रथम नियम सीखने के लिए कहा जाता है और बाद में उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं और शिक्षार्थी ड्रिल के माध्यम से नियम सीखते हैं। शिक्षार्थी पहले व्याकरण के नियमों के प्रति समझ बनाते हैं और बाद में पृथकता में इसका इस्तेमाल करते हैं। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाना है। तो पहले समझेंगे उसके बाद उसके नियम को की खोज करेंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ प्रश्न को समझना है, जितना जल्दी आप प्रश्न को समझ लेते हैं उतना जल्दी आप चीज़ों को कर लेंगे एग्ज़ाम के टाइम में। और टाइम टेकिंग भी होते हैं, पैरागॉजी सेशंस जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर हल करते जाइए, प्रैक्टिस सेट कुछ हल करिए अगर आपके पास टाइम है तो, वरना प्रीवियस ईयर ही हल करिए। इतने सारे प्रीवियस ईयर हैं, इतने सालों से सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। शिक्षार्थियों के वाचन कौशल यानी कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, वाचन कौशल क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कौन सा है? आकलन कार्य कौन सा है? किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, जिस प्रकार से दिया गया है स्थिति में उसको उसी भाव में लिख देना, उसी तरीके से लिख देना। खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना, इस पर प्रतिक्रिया देना। रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। रोल प्ले आप जानते हैं, रोल प्ले जो होता है अभिनय करके सीखना, ये एक प्रकार से जो है करके सीखने पर जोर देता है रोल प्ले, तो ये बेहतर हो जाता है। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? सत्र के अधिगम के लिए आकलन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बारे में जितना ढूंढ सकते हैं आप ढूंढिए, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातों को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को लिखिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न फंसे तो आप कर लें। आपको पता है कि 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सत्र के अंत में शिक्षार्थी की प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना। वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए तैयारी करना। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आकलन संबंधित गतिविधियाँ। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए, अधिगम के लिए आकलन यानी कि उपचारात्मक आकलन को जोड़ा जाता है इससे। अधिगम के लिए आकलन, सीखने के लिए हमें क्या करना है, परीक्षा लेनी है बच्चे की, तो वो क्या है, एक उपचारात्मक शिक्षण है एक तरह से, कि हम बच्चे का आकलन करेंगे और जो भी उसमें त्रुटियां होंगी उसका सुधार करेंगे, जो कि तीसरे ऑप्शन में बात की जा रही है कि अधिगम, शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी रखने कि बच्चे ने कितना सीखा है, और उसके बाद जो नहीं सीखा है, जिसके कारण बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसमें सुधार करने के लिए तैयारी करना, यही अधिगम के लिए आकलन है, यानी कि दूसरी भाषा में इसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पाएंगे।
21 को पढ़ते हैं। 21 का क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहें जब तब भी जब चाहें तब या समय मिले तब पढ़ सकते हैं। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, कि एक विद्यालय है कक्षा एक की, और उसमें जो है बहुत सी चित्र वाली पुस्तकें रखी गई हैं, पिक्चर बुक जिसे आप कहते हैं। तो वो किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है बच्चों को सिखाने का? मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है। शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास किया जा रहा है। शिक्षार्थियों में प्रथम समूह सृजित किए जा रहे हैं और पठन, ठीक है, प्रथम जहाँ है वहाँ पठन होगा। पठन समूह सृजित किए जा रहे हैं, अकादमिक परिवेश सृजित किए जा रहे हैं। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है, कि एक परिवेश बनाया जा रहा है कि बच्चे जो है कल्पनात्मक चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो कल्पना से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो वो ही एक पिक्चर बुक क्या करता है, बच्चा क्या करता है, कल्पना करता है। पिक्चर्स को देख के जो चीज़ें होती हैं वो कल्पना करता है बच्चा, कुछ कहानी अपनी टाइप से बनाता है बच्चा। तो वो वही परिवेश विकसित किया जा रहा है ताकि बच्चा आसानी से सीख पाए। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं। शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव है, इसको हम नहीं रखेंगे। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं, ये बात भी सही है। 22 के सही आंसर की बात करिए तो सही ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भिन्न भिन्न उद्देश्यों को सीखने के लिए, अलग अलग भाषा को सीखने के लिए हम भाषा का गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती हैं। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरह लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही हैं? लेखन कौशल, रूबरिक कौशल, लेखन और लिखने के तरीके, हाथ आँख का समन्वयन। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें लिखने के तरीके की बात कर रही हैं मैम उनकी, कि वो कह रही हैं कि क्या करना है, किस प्रकार से चीज़ों को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कहाँ से चीज़ों को मोड़नी है, कहाँ से पेन को उठाना है, ये सारी बातें। आगे देखते हैं, उत्पाद शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते। देखिए, उत्पाद शब्द संपदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में जितना आप सेल्फ स्टडी से ढूंढ सकते हैं उतना ढूंढिए। वे शब्द जिनको हम बोलते समय प्रत्यास्मरण करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम लेखन और भाषण में प्रयुक्त करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम श्रवण पर लेखन के दौरान पहचान नहीं सकते, श्रवण व लेखन के दौरान पहचान नहीं सकते। ठीक है, वो 24 के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वे शब्द जिन्हें हम लेखन और भाषण में प्रयुक्त करते हैं, बोलते समय लिखते समय जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे उत्पाद शब्द संपदा कहते हैं। आगे देखते हैं, भाषाओं और अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, सबसे निगेटिव यही है। कभी भी मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में बाधित नहीं करेगी, वो उसकी सहायता करती है। अगर आपको मातृभाषा अच्छे से आती है तो उसकी सहायता से आप दूसरी भाषा को सीख सकते हैं, जैसा कि आप करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं और भी अदर जो लैंग्वेज आप सीखते हैं। तो सही हो गया दूसरा ऑप्शन, यही निगेटिव है, निगेटिव पूछा था। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं? ठीक है, लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। प्रक्रिया उपागम, उत्पाद उपागम, दूसरे के लेखन की नकल करना, बिंदुओं में लिखना। बच्चों को बिंदु दे दी जाती है, फिर जैसे ए लिखना है तो बच्चा ऐसे करके ऐसे लिखता है, बिंदुओं में लिखा है, वो बात की जा रही है। 26 के सही आंसर की बात कर लीजिए, उसे प्रक्रिया उपागम कहेंगे। आगे देखते हैं, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती हैं जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करें। यह कार्य सहपाठी के साथ चर्चा करने के लिए कहती हैं। शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका है? शब्दों के साथ संबंध बैठाना, वर्णन करने वाला शब्द, संदर्भ में विशेषण, संदर्भ में शब्द संपदा। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णन करने वाला शब्द, यानी कि वर्णित करने वाला, ताकि बच्चा समझ पाए कि इन शब्दों में विशेषण, इन वाक्यों में विशेषण किस प्रकार से हम छांट सकते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है? तो
समझ लीजिए पूछा भी जा सकता है, एक बार पूछा गया है लेकिन तब से नहीं पूछा गया, 5 जनवरी 2022 में ही पूछा गया इसको, और इसके बाद इसको कहीं नहीं देखा गया, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। तो वो जो है ढांचा है वो है 5 3 3 4, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के जो है नियमों को बताया गया है, जैसे कि नर्सरी टू 1, फिर नर्सरी से 2, 2 टू 3, 3 टू 8, 8 टू 12, इस तरह से चीज़ों को बांटा गया है। आगे देखते हैं। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों पर कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग है। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है, ये बात नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। बच्चा जो भी काम कर रहा है वो अधिगम के लिए ही शुरू है कर रहा है बच्चा। गणित का सीखना भाषा अधिगम है। तो 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान गए हैं, पहला ऑप्शन क्या है? आरंभिक साक्षरता का ये भाग है। शुरुआती जो दौर होता है सीखने का वो भाग है। बच्चा कुछ भी ऐसे ऐसे करके गोला बनाता है या कुछ भी करता है, तो वो आरंभिक साक्षरता का भाग है। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है? अर्जन जो है वो हम अनौपचारिक तरीके से करते हैं, बिना किसी नियम कानून से अपने घर बार में आसपास पड़ोस में सीख लेते हैं, और अधिगम जो होता है वो नियम कानून से सीखा जाता है और उसको सिखाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखते हैं। यदि और दिया जाए तो सभी बच्चे वातावरण और परिवेश दिया जाए, ठीक है, वातावरण और परिवेश दिया जाए, परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषा सीख सकते हैं, ये बात सही है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। तो देखिए वही बात, जो एक प्रश्न था उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है, बस क्या है थोड़ा सा चेंज, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, बातें वही हैं कि मातृभाषा से पूछा गया था, यहाँ प्रथम भाषा कह दी गई। नेगेटिव पूछा गया है, नेगेटिव यही ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा आपका वातावरण और परिवेश अगर दिया जाए बच्चों को तो सभी बच्चे सभी भाषा सीख सकते हैं। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।